कर्म करें, फल की प्रतीक्षा न करें। यदि आपका काम अच्छा होगा तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, और आप इसी तरह सही से पढ़ते रहें तो आपका सफलता भी अवश्य मिलेगा, आपका फर्स्ट डिवीज़न कन्फर्म आएगा। मैं कुंदन सर टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल है पीत रस का स्त्राव होता है। याद रखिएगा, गरहनी से ही पीत रस का स्त्राव होता है। और गरहनी क्या है? गरहनी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटे हैं, गरहनी, जेजुनम और इलियम। और गरहनी से ही पीत रस का स्त्राव होता है। पीत रस एक गाढ़ा क्षारीय द्रव्य है जो गाढ़ा हरा रंग का दिखाई देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक को ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी में पर्ण हरित मतलब क्लोरोफिल होता है। तो याद रखिएगा कि हरित लवक क्या है? तो हरित लवक क्या होगा? आपका प्रकाश संश्लेषी इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रकाश संश्लेषी इकाई हो जाएगा। और हरी पत्ती क्या हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएगी। तो याद रखना है आपको कि हरी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक या प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है तो छोटी आंत में या ग्रसनी में या फिर आमाशय में। कर्माकुंचन का मतलब होता है संकुचन तथा शिथिलन। जब भोजन का कण ग्रासनली में प्रवेश करता है, और जहाँ जहाँ भोजन का कण प्रवेश करता है वहाँ वहाँ ग्रास नली फैलने लगती है, इसी को हम शिथिलन कहते हैं। और जहाँ से भोजन निकलता है वहाँ पे ग्रास नली सिकुड़ने लगती है, इसको हम संकुचन कहते हैं। और शिथिलन और संकुचन के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? कर्माकुंचन। तो कर्माकुंचन की गति ना छोटी आंत में होती है, ग्रास नली में होती है, और आमाशय यानी पेट में होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या C6H12O6 को ही हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले एटीपी क्या है? तो एटीपी जैव ऊर्जा है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। याद रखिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी क्या है? जैव ऊर्जा है। और एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए होता है तो रंध्र को हम स्टोमाटा भी कहते हैं। और स्टोमाटा ना पत्ती में होता है, हरी पत्तियों में स्टोमाटा होता है। और स्टोमाटा मतलब रंध्र को ही हम गैसों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगला सवाल है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर एक गाढ़ा अर्ध तरल चिपचिपा लसर पदार्थ होता है, उसी को हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अगला सवाल है, एथिल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ही एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। मतलब क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होगी तो उसको हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन, और यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो वायवीय श्वसन कहेंगे, ठीक है।
अगला सवाल है स्टोमाटा मतलब रंध्र पौधों के किस अंग में होता है? तो पत्तियों में, पत्ती में ही स्टोमाटा होता है। और ये स्टोमाटा कब खुलता है? जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो पत्ती का जलवाष्प गर्म हो जाता है और वह ना गर्म होकर के बाहर निकलने की कोशिश करता है। पत्ती के ऊपरी भाग पर वायु दाब लगाता है जिसके कारण स्टोमाटा खुल जाता है और स्टोमाटा से जलवाष्प और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है। अगला सवाल है श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ऑक्सीजन। मतलब सभी जीव जंतु श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है। और वहीं पेड़ पौधों में यह प्रक्रिया उल्टी होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला सवाल है मत्स्य। मत्स्य को हम मछली भी कहते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है, गलफरा है। मछली गलफरा से सांस लेती है और मनुष्य और या जितने भी उच्च समूह के जीव हैं वे सभी फेफड़ा से सांस लेते हैं। मेढक संपूर्ण त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। जितने भी कीड़े मकोड़े कीट होते हैं वे सभी ट्रेकिया से सांस लेते हैं। हमारे शरीर में ट्रेकिया ये है, हम इससे सांस थोड़ी ना लेते हैं, हम तो फेफड़ा से सांस लेते हैं। नाक तो एक माध्यम है, लेकिन जो कीट होते हैं कीट न ट्रेकिया से सांस लेते हैं और कीटों में ट्रेकिया न पीछे होता है, वे वहीं से सांस लेते हैं। ठीक है। अगला सवाल है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन। याद रखिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया में जो भोजन हम खाते हैं उनका होता है विघटन और विघटन के बाद ही उन खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है और पोषक तत्व हमारे शरीर के सही भागों में घुलते हैं, मिलते हैं और हमारा शरीर पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ठीक है। अगला सवाल है निश्वास द्वारा निकली हवा में क्या होता है? जो हम निश्वास का मतलब क्या? सांस को छोड़ना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? तो उसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसे तो वायुमंडल में मात्र 0.03% CO2 की मात्रा है, लेकिन वायुमंडल से अधिक ना हमारे निश्वास में CO2 की मात्रा है परसेंटेज के आधार पर। इसके लिए आपके 10वीं के बायोलॉजी में एक प्रयोग भी पढ़ना है। उस प्रयोग को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, वायुमंडल से अधिक परसेंटेज तो हमारे निश्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में CO2 की मात्रा है। अगला सवाल है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास। याद रखिएगा, एक होता है प्रश्वास और दूसरा होता है उच्छ्वास। प्रश्वास का मतलब सांस लेना और उच्छ्वास का मतलब सांस छोड़ना, और इन दोनों की प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आप इसी पर टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है तो 2 अणु पाइरूवेट जो होगा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ना ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से 2 अणु पाइरूवेट ही प्राप्त होते हैं। इसी पर आपको टिक करना होगा। अगला सवाल है अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन के अभाव वाला श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो कोशिका द्रव्य में। मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं के द्रव्य में ही अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है, वहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है। अगला सवाल है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। तो मान लीजिए राम जी का सुगा हो गया, टिड्डा हो गया सपोज दैट मान लेते हैं, और यही क्या है इसका? यही ट्रेकिया है और इसी के द्वारा ये सांस लेते हैं। तो याद रखिएगा कि कीटों में श्वसन अंग कौन है? तो ट्रेकिया को हम श्वास नली भी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? तो ईस्ट में ही यानी खाबर सोडा में ही किण्वन की प्रक्रिया होती है और किण्वन की प्रक्रिया हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही पाव रोटी, लाल मोहन, रसगुल्ला, जिलेबी, कुछ दवाई या शराब आदि बनते हैं। ठीक है।
अगला सवाल है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। किण्वन नामक प्रक्रिया के द्वारा ही दूध से दही जमता है और दूध से दही को जमाने वाले हम जीवाणु को क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से ही दूध दही में परिवर्तित होता है जब हम उसमें जोरन डालते हैं तब। ठीक है। अगला सवाल है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 केजे प्रति मोल इसका सही उत्तर होगा। इसी पर आपको टिक करना होगा। अगला सवाल है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो डीडीटी। मतलब डीडीटी का छिड़काव ना हम मच्छर को मारने के समय भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव मोहल्ले में बहुत सारे लोग आते होंगे उजला वाला दवाई छिड़कने के लिए और बोलते होंगे कि मच्छर इससे नहीं लगेगा, वही तो डीडीटी है और इसी का छिड़काव करने से मच्छर मरते हैं। कुछ देशों में ना इसका छिड़काव पर बैन हो गया है, इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग बहुत जोर शोर से होता है क्योंकि भारत में मच्छरों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है। और एक देश ऐसा भी है जहाँ पे मच्छर नहीं है, उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मनुष्य। मतलब घास को खाई बकरी और बकरी को खाया मनुष्य, और यही चरण इस प्रकार यदि होता है तो वही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, नहीं तो दूसरा नहीं करता है। अगला सवाल है ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है? तो तृतीय पोषीय स्तर, क्योंकि घास को खाई बकरी और बकरी को खाया बाघ। इस तरह बाघ कहाँ आया? बाघ आ गया तीसरे पोषीय स्तर पर। पोषीय स्तर हम हरे पेड़ पौधा के पास से गिनते हैं, लेकिन उपभोक्ता ना हम हरे पेड़ पौधा को छोड़ करके उपभोक्ता से गिनते हैं। इस सवाल है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी में, चिंपैंजी से। ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि मनुष्य और चिंपैंजी में, मनुष्य और चिंपैंजी मतलब बंदर में मात्र 1% का अंतर है। हम दोनों में 99% सेम टू सेम है। मतलब क्या? मतलब हमको पढ़ना है बायोलॉजी के किताब में कि हमारे और मनुष्य और चिंपैंजी बंदर के शरीर में ना 99% समानता है और 1% अंतर है। 1% अंतर के कारण हम लोग मनुष्य हैं और वे सभी वनमानुष हैं। यदि उनका 1% हमारे अंदर आता है तो हम वनमानुष बन जाएंगे और हमारा 1% उनके अंदर जाता है तो वे मनुष्य बन जाएंगे। तो आपको याद रखना होगा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक करीबी कौन है? तो चिंपैंजी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला सवाल है समजात अंगों के उदाहरण है? तो हमारा हाथ और कुत्ता का हाथ जो होगा, कुत्ता का अग्रपाद जो होगा क्या होगा? समजात अंग का उदाहरण होगा। अगला सवाल है आर्कियोपटेरिक्स नामक जीवाश्म में डैश। तो इसका सही उत्तर होगा रेप्टिलिया और एविज दोनों के गुण पाए जाते हैं। रेप्टिलिया एक जीवों का वर्ग है। रेप्टिलिया के अंतर्गत ना रेंगने वाले जीव आते हैं। रेप्टिलिया को हम सरीसृप भी कहते हैं और एविज के अंतर्गत ना पक्षी आते हैं। अगला सवाल है गुणसूत्र कहाँ होता है? तो केंद्रक में। मतलब हमारे शरीर के कोशिका के केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम भी कहते हैं और इसी के आधार पर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। डार्विन इसका सही उत्तर होगा। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अपने HMS बीगल नामक जहाज पर 5 वर्ष तो समुद्री यात्रा की और उन्होंने अपने सारे प्रयोग को इस किताब में लिखा। ठीक है। अगला सवाल है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो असमजात अंग इसलिए है क्योंकि इनका रचना क्या है? अलग अलग है लेकिन कार्य सेम है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इन्हीं को हम जेनेटिक साइंस के फादर कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है मानव युग्मक में
मानव युग्मक में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ा। कितनी होती है? 23 जोड़ा मतलब 46 होती है, ठीक है। अगला सवाल है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो अब चायक था। आज जो पृथ्वी का वातावरण है, इस प्रकार का वातावरण उस समय नहीं था। उस समय कुछ अलग ही वातावरण था, इसलिए उसको हम बोलेंगे आदि वातावरण। लेकिन आज के वातावरण में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। अगला सवाल है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो डार्विनवाद कहलाता है। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी पर सबसे पहले जलीय पौधे आए थे, उसके बाद उनमें बहुत सारी वृद्धि हुई, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, तो जलीय जीव बना, एक कोशिकीय जीव बना, और आज इतना जटिल जीव बन पाया है, ठीक है। अगला सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप। याद रखना है, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। अगला सवाल है, मानव का उद्भव स्थान है, मतलब मनुष्य का विकास कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। वहाँ पे 4 फुटिया मनुष्य पाए गए हैं, उनका जीवाश्म मिला है, उस जीवाश्म का आयु पता किया गया है, तो उतना बहुत समय पुराना मिला है, और उतना पुराना कहीं का भी जीवाश्म नहीं मिला है। इस तरह साबित होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में ही हुई थी। उस समय वहाँ 4 फुटिया मनुष्य हुआ करते थे। अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संरचना कितनी होती है? तो 3, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3, इसलिए ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? 3। अगला सवाल है, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता किस श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता का मतलब क्या? यहाँ पे उपभोक्ता का मतलब ग्राहक नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए उपभोक्ता का मतलब यहाँ पे ग्राहक नहीं होगा। ग्राहक कब होगा? जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। यहाँ पे उपभोक्ता का अर्थ जानवर होगा। जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधा को के बाद जितना भी आएगा ना आहार श्रृंखला में, सब उपभोक्ता ही कहलाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य का प्रकाश जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक या अपघटनकर्ता का उदाहरण कौन है? तो ये सवाल बाई ऑप्शन है, कवक पर टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य जो होगा इसका सही उत्तर होगा। हरे पेड़ पौधे को हम क्या कहेंगे? उत्पादक। हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, और आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधों के बाद जो भी आता है उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन से समूह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो घास, लकड़ी और प्लास्टिक जो होगा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो होगा, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। कुआं से पानी जो आता है जमीन के नीचे से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास और पत्ता जो होगा इसका सही उत्तर होगा। सारे सवाल भाई ऑप्शन है, सवाल बढ़िया समझ कर टिक कीजिएगा तो आपका सही ही होगा, ठीक है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीवों द्वारा निर्माण होता है, तो द्वितीय पोषीय स्तर का, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो कवक जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो शाकाहारी हो कहलाएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पर सर्वाहारी भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो तालाब पारितंत्र जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह ये वीडियो खत्म होगा।